बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग ग्रेड 12th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, टेक्स्ट की रीडिंग भी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस में हमारे पास और क्या है। आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो 3 चीज़ों पे फोकस करता है। आज हम क्या क्या सीखेंगे कि प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन सी होती हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्री राइटिंग मीन्स जब आप राइटिंग से पहले कुछ सोचते हैं फिर उसके बाद उसको जो है वो लिखते हैं, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी प्री राइटिंग स्ट्रैटेजी या प्री राइटिंग टेक्निक के नाम से जानी जाती है। इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग या आउटलाइनिंग करते हैं। सेकंड, आप इस लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है, क्रिएट, डिलीवर प्रेजेंटेशंस। कोई प्रेजेंटेशन बनाई कैसे जाती है और उसको किस तरह से पेश किया जाता है। आप क्लास में ग्रुप्स की सूरत में या पूरी क्लास एक प्रेजेंटेशन बना के पेश कर सकेगी। थर्ड, आप लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, अपने आइडियाज़ को किस तरह से आप बोल सकते हैं, पेश कर सकते हैं और किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने लाके रख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो होता क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आपके सामने कोई टॉपिक रख दिया जाता है, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आपने पेपर्स दिए हैं, उन पेपर्स में ऐसे के बारे में क्वेश्चंस आए होंगे, उन ऐसे क्वेश्चंस का टॉपिक आपके सामने आता है तो आप उस ऐसे टॉपिक को लेके सोचते हैं कि इसमें मुझे क्या क्या आता है, तो इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। द नेक्स्ट, नाउ यू सी, एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, उस ब्रेन में जो है वो ये सारी चीज़ें आप फिट करोगे कि आपको क्या क्या आता है। ये होता क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग? ये प्री राइटिंग टेक्निक है। जब आप कुछ लिखना चाहते हैं, उस टॉपिक को देखते हैं तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं क्या है जो आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में पता होता है और आप मज़ीद क्या उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आप उसके बारे में और रिसर्च करते हैं। अब माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग तकरीबन एक होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप है माइंड मैपिंग। मैप के नाम सुनते ही आपके जहन में कोई नक्शा आ जाता है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने देखा कि क्या क्या हमें पता है, क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या चीज़ें उस सर्टेन टॉपिक के बारे में हमें पता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको लिखने से पहले, उसको एक ऐसे बनाने से पहले आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले क्या लिखना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद जो है वो क्या लिखना चाहिए, पैराग्राफ वाइज आप इसको डिसाइड करते हो और आपको सीक्वेंस का पता चल जाता है कि कैसे कैसे सबसे पहले ये लिखना है और इससे रिलेटेड ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे आपको मैं पूरी मैप बना के दिखाऊंगी जो कि आपने करनी है। अच्छा, जनरल प्रैक्टिस में इट कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप उसको जो है वो अकेले भी कर सकते हैं या जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ मिला के भी आप इसको कर सकते। ये राइटिंग से पहले की प्री रिक्विजिट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका फ़ायदा क्या है कि इट कैन गिव अ बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट्स अ वर्क प्लान। आपने एक प्लान बना लिया, आपने एक मैप बना लिया कि मुझे ऐसे ऐसे इस तरीके से जाना है। सपोज़ आप यहाँ से कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके जहन में एक नक्शा होता है, मैंने यहाँ से कॉलेज से किस तरीके से घर जाना है, कौन से रास्ते से, तो वो आपका एक मैप बन जाता है। इसी तरह
जाने से पहले जब आप उस रास्ते का सोचते हैं तो आप कुछ लिखने से पहले भी उस प्रोसेस का सोचते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए। और इससे क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में आपको सक्सेस के बारे में एक माइंड मैपिंग की गई है। पहले उसको ब्रेनस्टॉर्म किया कि सक्सेस या कामयाबी की वजूहात कौन कौन सी हैं। तो उस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि सक्सेस जो है वो पैशन या प्लान, फोकस, वर्क, टीम वर्क, गोल्स, रिसर्च, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन, ये तमाम चीज़ें मिला के सक्सेस बनाती हैं। तो ये एक जाल की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। सेंटर में मेन आइडिया है और साइड्स पे आपके वो जो सब पॉइंट्स हैं वो आप लिखते चले जाते हैं। एक ट्री की सूरत में आप इसको समझ लें, जिस तरह के एक ट्री का जो है वो सेंट्रल जो उसका तना होता है उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरह वो जो आपका मेन आइडिया है वो आपका उस ट्री के ट्रंक की तरह है, उसके मेन तने की तरह है और उसके अंदर में से आपके लिए ब्रांचेस जो आपके आइडियाज़ हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप उनको निकाल के आप मेंशन करते हो। नॉट ओनली डज इट सिंप्लीफाइज योर वर्क, इससे क्या होता है आपका काम भी आसान हो जाता है, बल्कि आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान, एक स्कीम, एक मैप मिल जाता है। इसको क्यों करना चाहिए, माइंड मैप होना क्यों चाहिए, इसके फ़ायदे हम देख लेते हैं कि फ़ायदा क्या होता है। फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाता है और कनेक्शंस, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स के कनेक्शंस आपको समझ में आ जाते हैं। हम आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। मेक इट ईजी टू कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़, थॉट प्रोसेस। तो इसमें जो है वो इट मेक्स इट ईजी टू कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़ एंड थॉट प्रोसेस। क्या होता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, उसको किस तरह आसानी से आप बयान कर सकें। पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, और फिर न्यू आइडियाज़ भी उसमें से आपके लिए निकलते चले जाते हैं और एक थॉट प्रोसेस आप सोचने लग जाते हैं। आपका एक थॉट प्रोसेस भी उसमें डेवलप हो जाता है। अलाउ स्टूडेंट्स टू ईजीली रिकॉल इन्फॉर्मेशन। फिर क्या होता है, आप रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं कि उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें खुद ब खुद आपके जहन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टेक नोट्स एंड प्लान टास्क्स। अब आप नोट्स लेना आपके लिए आसान हो जाता है, किसी भी टास्क को प्लान करना आपके लिए आसान हो जाता है। मेक इट ईजी टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। और आपके लिए आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करना जो है वो आसान हो जाता है। आपकी बुक में एक माइंड मैप दिया हुआ है, द लास्ट एड्रेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने चैप्टर पढ़ा, पूरा लास्ट एड्रेस उसमें से था। अब वो जो लास्ट एड्रेस है उसका माइंड मैप हम कैसे बनाते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे और माइंड मैपिंग कैसे करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या करते हैं, अच्छा द लास्ट एड्रेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप सोचना स्टार्ट करेंगे कि इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता है। उनको आप जो है वो कुछ इस तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे। उसको जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे किसी भी माइंड मैप को, तो सबसे पहले सेंटर में आपका मेन आइडिया आ गया जो कि द लास्ट एड्रेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नज़र आ रहा होगा। सेकंड पे आपने क्या किया, एक एरो से, एक ब्रांच से आपने उसको जोड़ दिया। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, द लास्ट एड्रेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहाँ डिलीवर किया, उन्होंने कब डिलीवर किया, और नेक्स्ट में आपने एक ब्रांच बना के क्यों डिलीवर किया। क्यों में थोड़ी सी आप डिटेल दे देंगे, कब और कहाँ तो टू द पॉइंट है, क्यों में वजूहात आप सोचते चले जाएंगे कि इसलिए भी उन्होंने दिया होगा कि वो उस वक्त जो है वो उनका आखिरी हज था। उन्होंने पूरे दीन को, पूरे रिलीजन को आपके सामने लाके इस तरह से रख दिया कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मिल जाएंगी।
वो पूरा उसका एक जिस्ट है, उसका एक क्रक्स है पूरे दीन इस्लाम का। तो ये आप वाई में लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे राइट्स। उसमें राइट्स क्या क्या मेंशन हुई है, आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि सब के डिफरेंट लोगों के राइट्स जो हैं वो उसमें मेंशन है। उसमें हर अल्फाज से आप मज़ीद जो है वो ब्रांचेस निकाल सकते हैं। उसमें राइट्स भी मेंशन थे और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन है। अब वाई में आपने मैनिफेस्टो है, इट्स अ मैनिफेस्टो, और राइट्स में आपने डिफरेंट राइट्स मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 राइट्स मेंशन किए हैं, आप मज़ीद राइट्स भी चैप्टर पढ़ के इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि राइट्स टू लाइफ, के सबकी ज़िंदगी सेफ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी रखने का हक है आपको, दैट्स रिलेटेड टू कैपिटल। और इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी 2 ब्रांचेस निकाल के मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जबकि बाकी राइट्स भी आप इसी तरह निकाल के ब्रांचेस निकाल के आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आ जाता है आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वाइफ, वो मेंशन है कि उसको क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। राइट्स अलग से मेंशन हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग से मेंशन हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मैन, ये भी मेंशन है कि एक आदमी पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ उसके राइट्स हैं, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। राइट्स वो है जो कि आप ओ करते हैं, दूसरे आपके ड्यू होते हैं दूसरे पे, दूसरे आपको राइट्स दिलाएं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे लोगों के लिहाज से होती है कि वो आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से फुलफ़िल करते हैं। अब कुछ राइट्स मैंने उस चैप्टर में से लेके सेंटेंस बना के आप लोगों के सामने रखे हैं ताकि 1 बाय 1 आपको रिकॉल हो सके। राइट टू लाइफ, इट्स सेफ गार्ड सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। अब राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि ज़िंदगी की हिफाजत भी हो, आपको ज़िंदा रहने का हक है, और फिर उसकी हिफाजत, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, वो भी हमने देखा कि उसमें मेंशन है कि ना सिर्फ ज़िंदा रहना है बल्कि किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाए ताकि वो आपको मज़ीद हार्म ना पहुंचाए। तो दिस इज़ द सेफ गार्ड ऑफ लाइफ। ये आपका जो है वो राइट है कि कोई आपकी ज़िंदगी को नुकसान ना पहुंचाए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को नुकसान ना पहुंचाएं। और रिस्पेक्ट करें जैसे कि मेंशन है कि जिस तरह से लोगों आप इस महीने का एहतराम करते हो, इस दिन का एहतराम करते हो, इसी तरह किसी दूसरे मुसलमान की ज़िंदगी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फैमिली, उन सब चीज़ों की भी आपने उसी तरह ही रिस्पेक्ट करनी है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी रखने का हक है, उसकी हिफाजत का हक है, उसकी सिक्योरिटी और उसकी रिस्पेक्ट। The third point which I mentioned is right to reclamation of trust. Reclamation means दोबारा से मांगना। आपने किसी को अमानत दिया है, अब आपको उसका हक है कि आप वो अमानत वापस मांग सकते हैं। ट्रस्ट फ्रॉम द ट्रस्टी, ट्रस्टी वो है जिसको आपने दी है अपनी अमानत, बाय द ओनर ऑफ द बेनिफिशरी। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ऑफ अल्लाह टू बी डेडिकेटेड टू एंड विच द मैन इज़ अकाउंटेबल फॉर इट। अब उसमें मेंशन है कि ए लोगो अल्लाह से डरो। तो ये जो है वो अल्लाह का हक है कि हम अल्लाह ताला के साथ जो है वो अपना बंधन बांधे रखें, और हम जो है वो उनके पास ही वापस जाएंगे और उनको ही हिसाब देना है। तो ये अल्लाह का हक है कि हम उसके बंदे बन के रहें और उसके हुक्म के लिहाज मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। राइट टू फ्रीडम एंड एन्जॉयमेंट ऑफ अर्निंग्स, अब आपको फ्रीडम का हक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपना बिजनेस फैलाएं, और फिर आपको जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज़ द कैपिटल। आपको याद होगा हमने चैप्टर में पढ़ा कि हाँ कैपिटल आपका हक है, तो दैट इज़ योर राइट। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम एंड सेफ्टी फ्रॉम इनइक्विटी, राइट टू जस्टिस।
अब आपके पास आपका हक है कि आपको बराबरी का रवैया इख्तियार किया जाए और फिर आपके साथ इंसाफ किया जाए। दिस इज़ ऑल्सो योर राइट। उसमें राइट्स मेंशन है, हर इंसान के ये हकूक़ हैं। राइट्स ऑफ द हस्बैंड, राइट्स ऑफ द वाइफ, कि उसके क्या हक हैं, उसको खिलाया जाए, उसको पिलाया जाए। हस्बैंड के क्या हकूक़ हैं कि उसको जो है वो उसके साथ लॉयल रहा जाए और इस चीज़ का ख़याल रखा जाए कि अगर वो किसी शख्स को नापसंद करता है तो वाइफ को कोई राइट नहीं है कि वो उस शख्स के साथ फ्रेंडशिप रखे जिसको उसके हस्बैंड नापसंद करते हैं। दिस इज़ मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। राइट ऑफ द वुमेन टू द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब ये अगेन वमेन का हक है, ना सिर्फ वाइफ का बल्कि हर वुमेन का, हर औरत का हक है कि उसके साथ बेस्ट ट्रीटमेंट रखी जाए। अगेन इट इज़ टेकन फ्रॉम द लास्ट sermon ऑफ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right of Allah upon the Muslims through the observation of Islamic rights. अल्लाह के हकूक़ मुसलमानों पर कि वो इस्लाम पे अमल पैरा हों, इस्लामिक राइट्स एंड रिचुअल्स जो हैं वो उनको ऑब्ज़र्व करें। अगेन दिस इज़ द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इक्वल ट्रीटमेंट, इनइक्विटी, डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस, ये ऑलमोस्ट एक तरह से एक ही पॉइंट से, इनइक्विटी से ही आप मज़ीद ब्रांचेस बना के इनको मेंशन कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फोर्सफुल एक्विजिशन ऑफ वंस प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स, ये भी आपका हक है और ये भी लास्ट sermon ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेंशन है। दीज आर द सम ऑफ द राइट्स विच आई एम मेंशनिंग। ज़रूरी नहीं है आप ये तमाम राइट्स मेंशन करें। दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि ये चीज़ें वहाँ पे थी। अब आपको और क्या समझ में आ रहा है, मज़ीद आप क्रिटिकल थिंकिंग करके सोच सकते हैं। हाँ, ये राइट भी मेंशन है, ये राइट भी, एंड ऑल दीज आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारी बातें मेंशन है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस, ड्यूटी टू restrain फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग इंजरी एंड मेल्टिंग आउट इनजस्टिस टू अदर्स। आप किसी दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, अपने आप को रोके रखें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी को ज़ख्मी करें। दिस इज़ अगेन द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस है। अब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ आर इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माइंड मैप में मेंशन है, ड्यूटीज़ भी आप इनमें मेंशन कर सकते हैं। ड्यूटीज़ स्लैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स दीज ऑल आर सेम। ड्यूटीज़ ऑफ द वाइफ का क्या जो है वो उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। ड्यूटीज़ ऑफ द हस्बैंड, ड्यूटी ऑफ प्रिजर्विंग द इस्लामिक ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, जैसे कि पॉइंट्स आपको याद होंगे टेक्स्ट में से। ड्यूटी ऑफ एडहेरेंस टू द टेनेट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इफ़ यू रिमेंबर the text, it was written that Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said that I am leaving behind me two things. तो it is adherence means उसी के साथ जो है वो उसको करीब तरीके से, उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना। tenets of कुरान एंड सुन्ना, टू मैनुअल्स जो कि आपको मैंने बताए थे उनको जो है वो फॉलो करना। ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजरी एक्टिविटीज़, ये भी मेंशन है, आपने सूद नहीं लेना। और मिसाल भी बना दी कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के जितने हैं ड्यूज़, उन सब को उन्होंने जो है वो वेव कर दिया, माफ़ कर दिया। ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम अन इस्लामिक लीगल एंड जस्टिस सिस्टम, अगेन ये मेंशन है, जब इस्लाम पे ही ज़ोर है तो फिर अन इस्लामिक ये आ जाता है आपके लिए ऑटोमेटिकली कि अन इस्लामिक सिस्टम की तरफ नहीं जाना, इस्लाम के जस्टिस की साइड पे ही आपने जाना है। ड्यूटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। ड्यूटी ऑफ स्टेट जो है वो क्या क्या करे मुसलमानों के लिए या लोगों के लिए। ड्यूटीज़ ऑफ ऑब्जर्विंग द ल्यूनर कैलेंडर, क्योंकि उसमें मेंशन है कि जिस तरह ये महीना और ये दिन, अब वो महीने की जो बात हो रही है वो लूनर कैलेंडर है। व्हाट इज़ लूनर कैलेंडर, वो जो आपका इस्लामी जो है वो महीना है वो
क्योंकि ज़िलहज का महीना, हज जो है वो ज़िलहज के महीने में आती है, तो इससे ये भी आप ले सकते हैं कि ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप उसको फॉलो करें। उसी के हिसाब से आप ईदें मनाएंगे, उसी के हिसाब से आप हज करेंगे, उसी के हिसाब से आप जो है वो रमज़ान के रोज़े रखेंगे। सो दिस इज़ अगेन अ ड्यूटी ऑफ द मुस्लिम्स एज अ मुसलमान आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटी ऑफ द स्टेट को क्या करना चाहिए। हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक माइंड मैप दे दिया कि ये चीज़ें हैं। अब राइटिंग टाइम, इट्स नाउ द राइटिंग टाइम। और एक्टिविटी क्या है, टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगी एक्टिविटी दैट इज़ यूजिंग द अबव माइंड मैप। वो जो पहले मैंने आपको दिखाया था उस माइंड मैप को लेके आपने क्या करना है, राइट डाउन अ नोट on the last address of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding human rights and responsibilities। मैंने rights भी mention किए हैं और मैंने responsibilities भी mention किए हैं। उनसे कुछ notes लेके आपने एक note बनाना है। बल्कि आप टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट है उसमें उस चैप्टर से भी मदद ले सकते हैं। उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं, वो मेंशन करेंगे। अब नोट आपने स्टार्ट कैसे लेना है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद वो क्यों लास्ट सरमन, वजह क्या थी, उसमें थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे एक पैरा में सारी ड्यूटीज़ मेंशन करें या सारी नीचे फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर साथ साथ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से भी आप एक नोट लिख सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में क्लास एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी मेंशन है और ये एक्टिविटी दी गई है कि आपने एक क्लास या एक ग्रुप प्रेजेंटेशन भी बनानी है। सम ऑफ द पॉइंट्स आई विल गिव यू और उसके हिसाब से फिर आप प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जस्ट टू एनहांस योर ओरल कम्युनिकेशन। आपके बोलने को जो है वो ये इम्प्रूव करेगा, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को ये इम्प्रूव करेगा। सो इट शुड बी इन इंग्लिश ताकि आप इंग्लिश में बोलना सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। बट दिस कॉम्पिटेंसी ओरल कम्युनिकेशन विल नॉट कम इन योर एग्ज़ाम्स। दिस इज़ जस्ट a classroom practice in which you will enhance your communicative skills, the power of speaking English. Okay. When you are going to make a presentation, what steps you should observe? The first one is analyze your audience and goals. The first step आप क्या करेंगे, अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है। अब प्रेजेंटेशन तो मैंने बनानी है तो किसको देनी है प्रेजेंटेशन, तो ये जो आपकी ऑडियंस है ये कौन है, कौन से लोग आपको सुनेंगे और इस प्रेजेंटेशन को जो आप बना रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वजह क्या है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप जो है वो अपने जहन में रखेंगे। उसको लेते हुए आप सबसे पहले सोचेंगे ये जो टॉपिक है जिस पे प्रेजेंटेशन देनी है, विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू आई हैव अबाउट इट ऑलरेडी नोन। मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से उस चीज़ के बारे में पता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ आप जाएंगे, ये चीज़ें तो मुझे मालूम है, अब मुझे मज़ीद और क्या चीज़ें देखनी हैं। तो फिर ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, प्लान, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। अब आपने प्लान करना है, ठीक है, ये चीज़ें पता है, ये थोड़ा सा इस तरह सा रिसर्च करना है। उसके बाद आप उसकी प्लानिंग पे आएंगे। प्लान में आप क्या करेंगे, उसको जो है वो किस तरह से रखना है, उसकी रिसर्च में मुझे क्या क्या चीज़ें रिसर्च में मुझे चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें मज़ीद देखनी है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है कि पहले फिर बाद में कैसे किस तरह से मैंने इसको रखना है। ये सेकंड स्टेप जो है वो आपका ये आ जाता है। उसमें क्या है कि रिसर्च बाय यूजिंग इंटरनेट। सबसे पहले आप इंटरनेट पे उस टॉपिक को लिख के जो है वो लगा देंगे, वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू गूगल, फिर आप उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, हाँ ये चीज़
जो है वो मुझे पता होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंटरनेट आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, आपने उसको लिमिट करना है। तो ये आपकी प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक आपने फ़िक्स कर दिया, मुझे ये चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद आप कोशिश करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। सेलेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि वो जो उसमें इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ ना जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो उसको आप सिर्फ ले लें, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज योर टॉपिक एंड मेन आइडिया। फिर आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप अभी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद आप मज़ीद डिटेल्स, उसको जो ऑर्गेनाइज हो गया टॉपिक्स, उसकी मज़ीद डिटेल्स में आप जाएंगे, और लास्ट में आपने क्या करना है, उसको कंक्लूड भी करना है। दीज आर द पॉइंट्स। थर्ड स्टेप पे आप क्या करेंगे, ये जो हम स्टेप्स बाय स्टेप, पहले स्टेप पे हमने क्या किया, दूसरे स्टेप पे प्लान किया, रिसर्च, ऑर्गेनाइज, ये किया। थर्ड स्टेप पे क्या किया, ड्राफ्ट एंड रिवाइज द प्रेजेंटेशन। अब आपने पूरा इसका एक ड्राफ्ट बना लेना है कि प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आपने उसकी रिवीजन करनी है कि क्या ये सीक्वेंस ठीक है, उसको दोबारा से फिर आप देखेंगे। उसमें जो है वो राइट योर प्रेजेंटेशन इन फुल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। पहले आप उसको प्लान करने के लिए क्या करेंगे, पूरे सेंटेंसेस में पूरा पैराग्राफ बना के आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद उस पैराग्राफ का एक की पॉइंट लेके आपने जो है वो मेंशन करना है। तो ये जो की पॉइंट होगा आपकी प्रेजेंटेशन पे जस्ट वही आएगा, क्योंकि पूरा पैराग्राफ आप प्रेजेंटेशन में नहीं लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे और उस पॉइंट को आपने जो है वो खुद ही डिफाइन करना है। Explain in your own words. Try to explain. Now, once you have read something, you should not read it from the page. What you should do during your presentation, that you should say these things in your own words. The fourth step is prepare speaking notes. Now, when you are going to say it in your own words, so what you should do, you should make notes for yourself, and those should be speaking notes. Avoid reading. It should not be done like this, that the page is lying in front of you and you are reading from the page. No, there should be eye contact with your audience. आपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और फिर बोलना है। ऐसे नहीं आप ऐसे लगे कि आप किताब से कुछ पढ़ रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है, आप अपने ऑडियंस को फेस करेंगे और उनसे उनको बता रहे हैं, ना कि आप उनको पढ़ के बता रहे हैं। अ ब्रीफ आउटलाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, उस आउटलाइन पूरी प्रेजेंटेशन की आपने एक आउटलाइनिंग बना लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नोट डाउन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज़, आपने फैक्ट्स और आइडियाज़ जो है वो नोट करने हैं। कीवर्ड्स फॉर मेन आइडिया, आपने हर मेन आइडिया का एक कीवर्ड बना लेना है। पूरा जब आपने जो है वो बना लिया, उसकी पूरी आउटलाइनिंग बना ली, फिर आपने उसके कीवर्ड्स जो है वो फिक्स किए ताकि वो प्रेजेंटेशन में आए। प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन, अब जो फिफ्थ स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है। फिर सिक्स्थ पॉइंट पे आप जब उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे 2, 3, 4 दफ़ा, फिर आपसे इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप उसको प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, डिलीवर करने के बाद जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, उसमें भी आप अपने कॉन्फिडेंस का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो फेस क्वेश्चंस आ जाता है, जिसमें आपको जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे जितने भी क्वेश्चन करे उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपने उसको फेस करना है, उसको आंसर करना है। सो दिस इज़ व्हाट आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, वो प्रेजेंटेशन आप लोग बनाएं, उसको उसी हिसाब से आउटलाइनिंग करें। पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाएं, फिर उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग बनाएं, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।